नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको मगध साम्राज्य के उदय के बारे में और प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी दी कि मगध साम्राज्य में सबसे पहले कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया। तो मगध साम्राज्य पे सबसे पहले शासन करने वाला राजवंश था हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक थे उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। जैसे बिंबिसार बिंबिसार के अजातशत्रु थे और अजातशत्रु से उदयन हुए, उनके बारे में मैं आपको जानकारी इन वीडियो के माध्यम से दूंगा। इनके अंतर्गत यानी मगध साम्राज्य और हर्यक वंश के अंतर्गत जो भी शासक हैं उनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बिंबिसार जी के बारे में जानकारी दी कि इनके शासन के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच गए थे वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। तो शुरू करते हैं, जानते हैं मगध साम्राज्य हर्यक वंश टॉपिक 2। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बिंबिसार जी के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई। तो बिंबिसार जी के 4 पत्नियां थी। पहली पत्नी कौशला देवी थी जो कौशल की राजकुमारी थी, प्रसन्नजीत की बहन थी। चेलना जो कि वैशाली की राजकुमारी थी, दूसरी पत्नी थी। इनसे ही अजातशत्रु जी का जन्म हुआ था। क्षेमा जो मदर की राजकुमारी थी, चौथी पत्नी थी विदेहवासिनी। ये विदेहवासिनी विदेह की राजकुमारी थी। इनकी पत्नियों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो महावग से हमें बिंबिसार जी की कितनी पत्नियां, 500 पत्नियों के बारे में जानकारी मिलती है। बिंबिसार जी ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराया था। क्या? ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि अंग के राजा कौन थे, तो वो ब्रह्मदत्त जी थे। और किसने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया, तो वो बिंबिसार जी। ठीक है, अजातशत्रु को जब अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया तो बिंबिसार जी ने अजातशत्रु को वहां का उपराजा यानी वायसराय नियुक्त किया। क्या? वहां का राजा बना दिया। किसने? बिंबिसार जी ने। बिंबिसार जी ने बुद्ध संघ को, महत्वपूर्ण प्रश्न आप नोट कर लो, बिंबिसार जी ने बौद्ध संघ को वेणुवन विहार, क्या? वेणुवन विहार दान में दिया। किसको दिया था? बुद्ध संघ को। और दीर्घ निकाय के अनुसार, ये तो बिंबिसार जी ने बुद्ध संघ को वेणुवन विहार दान में दिया। इनके शासन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, दूसरी घटना दीर्घ निकाय के अनुसार, दीर्घ निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ का बौद्ध साहित्य के अंतर्गत है, उससे हमें क्या मालूम हुआ कि बिंबिसार जी ने ब्राह्मण थे सोमदंड को चंपा की संपूर्ण आय दान में दी। इनके शासन के अंतर्गत घटी हुई जो बातें हैं, जो घटनाएं हैं, मैं उनके ही अंतर्गत आपको जानकारी दे रहा हूं कि बिंबिसार जी के शासनकाल के अंतर्गत क्या क्या चीजें घटी थी या क्या क्या चीजें हुई थी। तो मैंने आपको बता दिया, बिंबिसार जी ने बौद्ध संघ को क्या? वेणुवन विहार दान में दिया। इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और बौद्ध साहित्य का है दीर्घ निकाय, जिसके अंतर्गत बिंबिसार जी ने ब्राह्मण सोमदंड को चंपा की संपूर्ण आय दान में दी, जो कि उस वक्त लगभग 1 लाख रुपए थी। 1 लाख रुपए सिक्के थी वार्षिक। बिंबिसार जी के शासनकाल के प्रमुख अधिकारी। अब बात करते हैं जो उस समय बिंबिसार जी के जो शासन प्रमुख अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वो कौन कौन से थे। जैसे कि उपराजा, जब इन्होंने अंग को जीता तो उपराजा अजातशत्रु को बनाया। उपराजा यानी वायसराय बोलते हैं। मांडलिक राजा, मांडलिक यानी गांव के मुखिया का, यानी कई गांव के
गांव के मंडल, और मंडल के ऊपर कौन प्रमुख था? मांडलिक राजा। ठीक है। सेनापति जो सेना का अध्यक्ष होता था, लेकिन सेना महामांत्र यानी उन सेनाओं के सेनापतियों के भी एक ऊपर थे, जिनको क्या बोलते थे? सेना नायक महामांत्र। व्यवहारिक महामांत्र ये न्यायाधीश थे, प्रशासनिक केंद्रीय न्यायाधीश थे, जो कि सबसे बड़े न्यायाधीश बोले जाते हैं। ग्राम भोजक न्यायाधीश यानी ये जो थे ग्राम भोजक, ये गांव के न्यायाधीश थे, ये गांव के न्यायाधीश थे। और प्रशासन के जो बड़े न्यायाधीश थे वो व्यवहारिक महामांत्र। अब आजाद शत्रु ने 492 में अपने पिताजी की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। क्वेश्चनों में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि भाई पितृहंता किसको बोला जाता है? तो आजाद शत्रु ने भी अपने पिताजी की हत्या करी थी, और उदयन ने भी अपने पिताजी की हत्या करी थी आजाद शत्रु की, तो इसलिए इसे पितृहंता वंश भी बोला जाता है। बात करते हैं आजाद शत्रु की। आजाद शत्रु जी के शासन काल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें घटी और इनके ऊपर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में। बात करते हैं इनके शासन काल की। तो आजाद शत्रु जी का जो शासन काल है वो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व है। ठीक है। इनका एक नाम है, दूसरा नाम क्या है इनका? कुणिक। इन्हें कुणिक भी कहा जाता है। इनको आजाद शत्रु का जो दूसरा नाम से इन्हें पुकारा जाता है वो कुणिक है नाम है, जो इनको पुकारा जाता है। इन्होंने क्या करा था? काशी और वज्जी संघ को जीता। काशी और वज्जी संघ को जीता। किस कारण जीता था काशी और वज्जी संघ को? इनकी जो विस्तारवादी जो नीति थी, यानी अपने राज्य को बढ़ाने की नीति, विस्तारवादी नीति जो थी, तो उसके कारण इन्होंने काशी और वज्जी संघ को जीता। किन की वजह से जीता? तो इनके मंत्री थे सुनिधि और वस्कार। सुनिधि और वस्कार जो थे उन्होंने वज्जी संघ में फूट डाल दी। जब उनमें फूट डल गई तो उसी कारण आजाद शत्रु ने काशी और वज्जी संघ को जीता। वैशाली पर आक्रमण। इन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया। वैशाली पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि इन्हें डर था कि वैशाली वाले कभी मगध पर आक्रमण न कर दें। ठीक है। तो वैशाली को इन्होंने हराया, और नष्ट करने कितना समय लगा हराने में? वैशाली की तरफ से इन्हें बहुत सारी धमकियां मिलती थी कि भाई हम हमला कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। तो जिस कारण वैशाली को इन्हें हराने में, क्योंकि पहले इनमें फूट नहीं थी, तो जिस कारण इन्हें हरा नहीं पाई। जब इनमें फूट पड़ गई तो इसी फूट के कारण इन्हें वैशाली को हराने में 16 वर्ष का समय लगा था। कितने वर्ष का समय? 16 वर्ष का। याद करना। इस युद्ध में इन्होंने क्या करा था? इन्होंने इस युद्ध में 2 अस्त्रों का प्रयोग किया था। वो अस्त्र कौन कौन से थे जो कि नेट की परीक्षा में और यूपीएससी और पीजीटी में इनमें काफी बार पूछा गया प्रश्न है? कौन सा था? रथ, मूसल और महाशिला कंटक। ये 2 अस्त्र थे जिनका प्रयोग इन्होंने वैशाली को हराने में किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप नोट कर लेना। ठीक। दूसरा, अवंती को जब इन्हें अपने मगध पर आक्रमण की धमकियां मिलती थी तो इन्होंने क्या करा? सबसे पहला दुर्ग हर्यक वंश के अंतर्गत जो बनाया वो आजाद शत्रु जी ने राजगृह में बनवाया था। क्या? राजगृह में एक दुर्ग बनवाया था अवंती वालों के विरुद्ध। अवंती वाले जब इन्हें धमकी देते थे युद्ध की, तो उनसे अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहला दुर्ग हर्यक वंश के अंतर्गत आजाद शत्रु जी ने राजगृह में बनवाया। इसी बीच आजाद शत्रु जी ने
सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले, उसके बाद में जो दुर्ग बना वो कहां पे, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में भी अजात शत्रु ने एक दुर्ग का निर्माण किया अपने साम्राज्य को आक्रमण से सुरक्षा देने के लिए। इन्होंने पाटलिपुत्र में भी सबसे पहला दुर्ग इन्होंने ही बनाया, जो कि आगे चलकर उदयन जी ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, यानी राजगृह से उनकी राजधानी कहां पहुंच जाएगी, जो इनके तीसरे बेटे आएंगे अजातशत्रु जी के उदयन, तो उन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। लेकिन पाटलिपुत्र में जो दुर्ग बनाया पहले वो अजातशत्रु जी ने, ठीक है, किसने, अजातशत्रु जी ने। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके ही शासनकाल के अंतर्गत जो पेपरों में पूछी जाती है वो ये है कि भगवान बुद्ध और महावीर और मोखली गोसाल, ये मोखली जी गोसाल है, इन तीनों को निर्वाण प्राप्त हुआ। क्या निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी अजातशत्रु के ही समय भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और मोखली गोसाल को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि ये परमात्मा में लीन हो गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात अजातशत्रु जी के शासनकाल के दौरान। बौद्ध, देखो अब जैन संघ में इन्हें जैनी और बौद्ध संघ में इन्हें बोधि मतावली, यानी बौद्धों ने इन्हें बोधि बताया कि भाई ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे बौद्ध मतावली हैं। जैनों ने क्या कहा, ये जैन को मानते थे, महावीर स्वामी को निर्वाण इनके शासनकाल में हुआ, तो वो लोग इन्हें जैनी बताते कि ये जैन धर्म को मानने वाले थे। दूसरी, इसी काल में राजगृह में अजातशत्रु जी के ही काल में, मैंने आपको पहले बताया बौद्ध संगतियों के बारे में, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि कौन कौन से शासन काल में कौन कौन सी बौद्ध संगतियां हुई, समय कौन था, उनके अध्यक्ष कौन थे, उन सभी के बारे में मैंने जानकारी पिछली वीडियो में दी है। लेकिन पहली जो बौद्ध संगति है वो अजातशत्रु जी के शासन काल में सप्तपर्णी गुफा, इसमें राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई, जो जिसका समय क्या था, 483 ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ था, बौद्ध जी की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक में लिपिबद्ध किया गया था। मैंने पिछली वीडियो में बौद्ध संगतियों के बारे में जानकारी दी है, आप चाहें तो पिछली वीडियो को देख लें, उनमें सारी बौद्ध संगतियों की जानकारी है। तो इसमें जो पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व, इसमें बुद्ध जी की शिक्षाओं को सुत्त पिटक और विनय पिटक, यानी दो पिटकों में ये बुद्ध संगतियां बनाई गई थी और उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। अब बात करते हैं पुराणों के अनुसार। अगर पुराणों के अनुसार बात करें तो इनका जो शासनकाल था वो 28 वर्ष था। अगर पेपरों में पूछ लिया जाए इनका शासनकाल पुराणों के अनुसार, तो पुराणों के अनुसार अजातशत्रु का जो शासन था वो 28 वर्ष तक था। लेकिन बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार इनका जो शासनकाल था वो 32 वर्ष था। क्या था, 32 वर्ष। तो मैंने आपको पुराणों के अनुसार भी इनका समय बता दिया और बौद्ध साहित्य के अनुसार भी इनका समय बताया। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको मगध साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी राजवंशों ने मगध साम्राज्य पर शासन किया था, चाहे वो पिता हो या पुत्र हो, और उनके शासनकाल के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटी हैं जिनसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने आप लोगों को उनकी जानकारी दी। इससे ज्यादा पेपरों में कुछ नहीं पूछे जाते और ना अभी तक पूछे गए हैं, क्योंकि सारी चीजें यही हैं, शब्द इनके थोड़ा एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।